तो हमने अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 2 स्टार्ट किया है और अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आप लोग देख सकते हो ये है आपका 11th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे ना 2 लड़के हैं, एक तो मुकुंद है और दूसरा कौन है, सागर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मुकुंद के पास ना, देखो सागर के पास जितने भी पैसे हैं उससे 50 रुपए ज्यादा पैसे किसके पास है, मुकुंद के पास है। जैसे कि आप सपोज करिए कि सागर के पास है 10 रुपया, कितना, 10 रुपया है, तो मुकुंद के पास कितना होगा, इससे 50 ज्यादा, मतलब 10 में आप क्या करोगे, 50 रुपया जोड़ दोगे, तो बताओ मुकुंद के पास कितना रुपया होगा, 60 रुपया होगा। समझे कि नहीं। वही बात यहाँ से यहाँ तक में बोली गई है कि मुकुंद के पास कितना पैसा है, सागर के पास जितना पैसा है ना उससे 50 रुपया ज्यादा इसके पास है। ठीक है, फिर उसके आगे यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज ₹15,000, यानी उनके पास जितना भी पैसा है उसका जब भी प्रोडक्ट करते हैं ना, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फिर कितना आता है, 15,000 आता है। तो फिर हमें बताना है कि उनके पास कितना पैसा है, यानी मुकुंद के पास कितना रुपया है और जो सागर है उसके पास कितना रुपया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स किसको कंसिडर करेंगे, आपको क्या लगता है। तो कंडीशन देखना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि सागर के पास जितना भी पैसा है उससे 50 रुपए ज्यादा मुकुंद के पास है, तो किसको हम लोग एक्स कंसिडर करें, ये जो सागर के पास पैसा है ना उसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो मुकुंद का मतलब मुकुंद के पास जो भी पैसे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, सागर के ऊपर, है ना। अगर आपको सागर का पता रहेगा तभी आप मुकुंद का बता पाओगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सागर के पास जितने भी पैसे हैं उसको हम लोग एक्स रुपीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट विथ सागर बी ₹X एंड, ठीक है, रुको 1 मिनट में आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया कि सागर के पास कितना अमाउंट है, तो X रुपीज है, राइट। तो अभी मुकुंद के पास कितने होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर अमाउंट विथ मुकुंद, मुकुंद के पास कितने पैसे होंगे, जितने सागर के पास होंगे उससे 50 रुपए ज्यादा, यानी कि सागर के पास कितने पैसे हैं, X है, इसमें 50 जोड़ दो, है ना। ये 60 कैसे आया था, मैंने क्या किया था, सागर के पास जितने भी पैसे थे उसमें मैंने 50 को क्या किया था, प्लस कर दिया था। तो सेम चीज आपको करना है, सागर के पास इतना है, ठीक है, अभी इतना है, तो फिर मुकुंद के पास कितने होंगे, तो X प्लस 50 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे रुपीज का साइन भी लगा दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है ना, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखो आपको बताती हूँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव ₹15,000, यानी कि इन दोनों के पास जो भी अमाउंट है ना उसका जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर कितना आता है, 15,000 आता है। तो देखो सागर के पास कितना रुपया है, X रुपीज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे X इंटू, ठीक है, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, इंटू, और मुकुंद के पास है X प्लस 50 रुपीज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 15,000 आता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, इतना समझे ना, बस आपका काम हो गया, समझो। अब मल्टीप्लाई करो, X इंटू एक्स करेंगे तो X स्क्वायर प्लस X इंटू 50 करेंगे तो 50X आ जाएगा, और ये जो 15,000 है इसको इस साइड ले लो तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, है ना। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व किया जाए, चलो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 15,000, अभी इसके 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा, है ना, बड़ा दिमाग लगा करके। तो कैसे होगा, 30 और, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, 30 और 50 ऐसे होगा। अरे हमें तो ये 50 चाहिए ना, तो कैसे होगा, रुको रुको और सोचना पड़ेगा, इधर 50 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करें तो 100 और फिर यहाँ पे 15, ठीक है, 150, 15,000 है ना, तो 100 और ये, यस देखो यहाँ पे मिल गया। देखो देखो आपको बताती हूँ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15,000 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। और फिर जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा माइनस में रखें, इसको माइनस में रखते हैं, ठीक है। तो देखो -100 प्लस 150, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, +50 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं X स्क्वायर फिर -100X
प्लस 150x माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं? कैसे मैंने फैक्टर निकाला? तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 15,000 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे प्लस 50 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे दो फैक्टर्स लिए, एक तो 100 और दूसरा 150। तो 100 इंटू 150 करूंगी ना तो मुझे क्या मिलेगा, 15,000 मिल जाएगा, और माइनस 100 प्लस 150 करूंगी तो फिर मुझे आंसर क्या मिलेगा, प्लस 50 मिलेगा। ओके, तो मैंने इसके प्लेस पे ये लिख दिया। अब बताइए इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो यहाँ से हम लोग x को बाहर ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 100। यहाँ से हम लोग 150 को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 15 1 जा 15। ओके, और ये वाला 0 भी बाहर जा चुका है, मतलब यहाँ पे बस 2 ही 0 आएगा, यानी कि x माइनस 100 आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझता है तो आप प्लीज़ ऐसे डिवाइड करके देखो, आपको अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। थोड़ा मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रही हूँ तो चिंता ना करो, 0 से 0 कट जाएगा, 15 1 से 15, ठीक है। फिर ये डबल 0 यहाँ पे आ गया, देखो 100 आया कि नहीं, बस इतना ही था, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 100 तो इसको बस एक ही बार लिखना है ना, कॉमन ले लेना, फिर उसके बाद x प्लस 150 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0 और x प्लस 150 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो माइनस 100 है ये उस साइड जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x विच इज इक्वल टू माइनस 100 उधर जाएगा तो प्लस 100, और यहाँ पर देखो क्या है, ये प्लस 150 जब उस साइड जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x के आपको दो वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस 100 और दूसरा माइनस 150। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, आप मुझे बताइए कि क्या जैसे आपके पास जो भी पैसे हैं क्या वो कभी माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपने कभी ऐसा किसी से बोला है कि मेरे पास ना आज माइनस 5 रुपया है, माइनस 10 रुपया, ऐसा आपने कभी बोला है किसी से? नहीं। या तो आपके पास वो पैसे होंगे ही नहीं, या तो आपके हाथ में 1 रुपया भी नहीं होगा, है ना, या तो होगा ही नहीं, या फिर होगा तो कुछ ना कुछ होगा, है ना, वो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ऐसे होगा, कभी भी वो माइनस में नहीं हो सकता, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ये जो आपको माइनस में x का वैल्यू मिला है ना, इसको तो हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू आप क्या कंसिडर करोगे, तो 100। कैसे लिखोगे, पता है ना आपको कैसे लिखा जाता है? चलिए आपको बताती हूँ। देखिए इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कि अमाउंट सिंस लिखना, ठीक है, सिंस अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 150। सो देयरफॉर x का वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 100, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 100 मिला। हमें क्या बताना था कि सागर के पास कितना रुपया है और मुकुंद के पास कितना रुपया है। तो देखो आपको बताती हूँ, सागर के पास जो पैसे थे उसको हमने क्या कंसिडर किया था, x रुपीज़ कंसिडर किया था, तो x का वैल्यू इज 100, यानी कि सागर के पास है 100 रुपया, कितना, 100। उसके बाद कौन है, मुकुंद, तो मुकुंद के पास कितना पैसा है, तो मुकुंद के पास देखो क्या आया था, x प्लस 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 50, क्या आ जाएगा, 150 रुपये, यानी मुकुंद के पास कितना पैसा है, तो 150। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी लास्ट में आप लोग आंसर लिख करके ऐसे दिखा सकते हो, आपको बताती हूँ कैसे। क्या लिखोगे, द अमाउंट विथ सागर इज, सागर के पास कितना रुपया है, देखो अभी पता किया था ना हमने, 100 रुपया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड दैट विथ मुकुंद, मुकुंद इज, मुकुंद के पास कितना, 150 रुपये, ठीक है। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे एकदम ध्यान से सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे दो नंबर्स की बात की जा रही है, एक तो स्मॉलर नंबर है, दूसरा आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। देखो S फॉर स्मॉलर और G फॉर ग्रेटर, राइट। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 120, यानी कि आपके पास ये जो दोनों नंबर्स है ना, अगर मैं इनके स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, स्क्वायर करूँ और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो मुझे कितना मिलता है, 120 मिलता है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, देखो पहले ना इधर आप ग्रेटर नंबर लिखो, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो बड़े वाले को इधर लिखना और छोटे वाले को इधर, इस तरीके से, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो इतना आता है। ये पहला कंडीशन है। फिर दूसरा देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि जो आपका स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर मतलब एस फॉर स्मॉलर नंबर, ठीक है, तो क्या बोला चाह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो आपका स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर क्या है, इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो गुना, ठीक है, और ग्रेटर नंबर को हमने क्या कंसिडर किया है, सपोज करो कि हमने जी उसको माना है, राइट, तो क्या हो जाएगा 2g, जी फॉर क्या, ग्रेटर, ओके, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर। तो ये है आपका सेकंड कंडीशन। तो फिर हमें बताना है कि वो दोनों नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो हमने ये क्वेश्चन को समझा, राइट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको अपना वाला तरीका बताती हूँ। हो सकता है कि आपके टीचर्स किसी और तरीके से बताएं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ इसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पे x और y मैं दोनों ही लेने वाली हूँ। अब आप सोचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x और y कहाँ से आ गया, हम लोग इसमें तो बस एक ही वेरिएबल लेंगे ना, हाँ वो बात भी है, वैसे भी आप कर सकते हो, एक वेरिएबल लोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स लेकर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर को हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं और ग्रेटर नंबर को y, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है, एंड ग्रेटर नंबर बी y, ठीक है। देखो स्मॉलर नंबर को मैंने यहाँ पे x कंसिडर कर लिया और ग्रेटर नंबर को y कंसिडर कर लिया, ठीक है, इतनी बात समझे आप। उसके बाद पहला कंडीशन हम बाद में देखेंगे, पहले दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है, क्या लिखा है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। कुछ समझ में आया आपको, बताती हूँ। देखो जो आपका स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करो, तो स्मॉलर नंबर को हमने क्या कंसिडर किया x, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, यानी जो आपका ग्रेटर नंबर है उसके 2 गुने के क्या होता है, ये इक्वल होता है, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, इसको लिख देना आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये बात आपको क्लियर है। तो ये था हमारा ये वाला कंडीशन। अभी ये वाला कंडीशन देखेंगे, ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी इसको लिखते हैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं आपको ये पूरा लिख करके दे रही हूँ, वरना फिर हम लोग ऐसे लिखते फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, लेकिन ऐसे पहले इसको लिखा फिर बाद में इसको लिखा ना, इसके लिए मैं ऐसे आपको ये पूरा लिख करके बता रही हूँ, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers is 120, मतलब ये कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 2 numbers, यानी ये जो आपके दोनों नंबर्स है ना, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता है, 120 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, y है, तो पहले ग्रेटर नंबर को लिखना और इसका स्क्वायर करना, फिर उसके बाद जो छोटा वाला नंबर है इसको लिखना, इसका स्क्वायर करना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 120, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है आपको, इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो आपको बताती हूँ, ये ब्रैकेट अगर आपने नहीं लगाया ना तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख दो इधर x स्क्वायर और यहाँ पे लिख दो y का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, 2y लिखा है, तो क्या मैं x स्क्वायर के प्लेस पे 2y लिख सकती हूँ, जी हाँ लिख सकती हूँ। तो चलिए लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 2y लिख दिया, विच इज इक्वल टू 120। कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, लिख दो फ्रॉम 1, है ना। 120 को आप इधर ले लो तो y स्क्वायर माइनस 2y, और इसको इधर ले लेंगे तो 120, विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपको
यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आपको तो पता ही है। क्या करेंगे, 120 है तो 120 के 2 फैक्टर्स बताइए जल्दी से। 2 आना चाहिए और 120 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो 12 टेंजा 120 होता है, राइट। -2 चाहिए ना, तो इसको माइनस में कर दो, इसको प्लस में कर दो, मिल जाएगा -2। कितना सिंपल है। चलो अभी लिखते हैं यहाँ पर y² माइनस 12y फिर प्लस 10y माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, y को ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस 12। यहाँ से 10 को बाहर ले लेते, ब्रैकेट के अंदर आएगा y माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 10 और यहाँ पे 120 है ना, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 12 करोगे तो 120 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये बात आप समझे। उसके बाद y माइनस 12 तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख देना और फिर इसको दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0 और y माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। माइनस ही है ना, माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस। उसके बाद क्या होगा, y विच इज इक्वल टू, इसको उधर लेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा और इसको उधर लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y के हमको 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो प्लस 12 दूसरा माइनस 10। तो क्या y का वैल्यू माइनस 10 हो सकता है, तो आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये जो आपका y है ये है क्या, तो ये है आपका स्मॉलर नंबर, राइट। स्मॉलर नंबर नहीं, ये आपका क्या है, ग्रेटर नंबर। y आपका क्या है स्टूडेंट, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, यही हमको बताएगा कि y का वैल्यू -10 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो है ना, इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि x² विच इज इक्वल टू 2 इंटू वाई के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। अब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -10 करोगे तो क्या आएगा, -20। ये देखो यहाँ पर x² का वैल्यू कितना आया है, -20। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास अगर कोई माइनस में भी नंबर है, जैसे कि -1 है, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आएगा, +1 आएगा। अच्छा, अगर +1 है, इसका स्क्वायर किया तो भी आपको क्या मिलेगा, +1 ही मिलेगा। यानी आपके पास नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो फिर क्या आता है, वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x² का वैल्यू -20 कभी हो सकता है क्या, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या उसका आंसर निगेटिव आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब -10 y इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो गलत आ गया ना, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस में कभी भी उसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि सिंस y इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा, मतलब क्यों हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, देखो ना यहाँ पे रीजन भी लिख करके बताया है प्रॉपरली हमने, है ना। देखो इधर रीजन भी लिख दिया है कि x² इज इक्वल टू -20, ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू -10, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको मिल चुका है, यानी कि ग्रेटर नंबर हमें मिल चुका है। अभी स्मॉलर नंबर हमको निकालना है, तो स्मॉलर नंबर को हमने x कंसीडर किया था, राइट। देखो ग्रेटर नंबर तो हमें मिल चुका है, अभी स्मॉलर नंबर को हमने x कंसीडर किया था ना। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम लोग ये y का वैल्यू 12 पुट कर देंगे, जिससे हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे का मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 से क्या लिखा था, देखो x² विच इज इक्वल टू 2 इंटू वाई के प्लेस पर अभी क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, तो क्या आएगा 24, राइट। अब देखो ये जो स्क्वायर है इसको उधर ले लेंगे तो प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 24, यानी x का आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिला, एक तो +24 मतलब +√24 और दूसरा आपको क्या मिला, -√24, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y का आपको बस एक ही वैल्यू मिला है और x के आपको 2 वैल्यूज मिले हैं, ठीक है। यानी जो आपका स्मॉलर नंबर है, जो आपका ग्रेटर नंबर है वो बस एक ही है 12, और जो आपका स्मॉलर नंबर है वो -√24 भी हो सकता है और +√24 भी हो सकता है। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिए करके कि द रिक्वायर्ड नंबर
द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 12 एंड प्लस √24, और ये आपको प्लस लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रहता मतलब प्लस ही रहता है, ठीक है। तो देखो दोनों ही आप लिख करके बताओगे, 12 एंड प्लस √24 और 12 एंड माइनस √24, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है, और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 वेरिएबल्स लेकर के बताए। ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर्स बस एक ही, यानी कि खाली बस x ले और बताएं, तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप वैसे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके। मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या दिया गया है, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमंग सम स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में जो रंजना है ना, वो क्या करना चाहती है, 540 ऑरेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमें नहीं पता, ठीक है। फिर आगे देखिए, इफ 30 स्टूडेंट्स वर मोर ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, यानी कि समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, कि अगर जैसे जितने भी पहले स्टूडेंट्स थे, सपोज करिए कि पहले x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो रंजना को क्या करना है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 540 ऑरेंजेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर क्या होता है कि 30 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, 30 स्टूडेंट्स वर मोर, मतलब पहले इतने थे लेकिन अभी 30 बच्चे और आ गए, ठीक है, यानी कि x + 30, पहले इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, अब 30 और आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x + 30, ठीक है। तो अगर जब ऐसा होता है ना, तो 3 ऑरेंजेस कम मिलते हैं, यानी पहले बच्चों को जितने भी ऑरेंजेस मिलते थे उससे 3 ऑरेंजेस उनको कम मिलते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि पहले ना उनको 10 ऑरेंजेस मिल रहे थे, पहले एक बच्चे को 10 ऑरेंज मिल रहा था, लेकिन जब ये 30 लोग आ गए ना, जब ये 30 लोग और आ गए, तो फिर इनको 3 ऑरेंजेस कम मिल रहे हैं, यानी कि 7 ऑरेंजेस मिल रहे हैं एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो फिर हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे किया जाए इसको, चलिए आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना कि इतना सारा कंडीशन दिया है कैसे होगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। ये सॉल्यूशन देखोगे ना, फिर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना स्टार्टिंग में, उसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, ठीक है। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, तो x बच्चे थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं एंड इनिशियल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू n। सुनो, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने n लिया है। यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया कि स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे, x बच्चे थे, ठीक है। तो जब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना, तो एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिलता है, तो n ऑरेंज मिलता है, ऐसा मैंने कंसिडर किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिल रहा है, ठीक है। तो जब नहीं पता है तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा, तभी जाके मैं आंसर निकाल पाऊंगी, ठीक है। तो एक बच्चे को कितना ऑरेंज मिल रहा है, तो n ऑरेंज मिल रहा था, कब, जब इतने बच्चे थे तब, ठीक है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, एक और बात आपको बताती हूँ। अगर मतलब आप सपोज करो कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, 5 बच्चे हैं और हर एक को 2-2 ऑरेंजेस दिए जा रहे हैं, कितने, 2 ऑरेंजेस इनको दिए जा रहे हैं, 5 लोग हैं और हर एक को 2-2 ऑरेंजेस मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे,
क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 इंटू 2 करोगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 10 है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो एक बच्चे को मिल रहा था, ठीक है, एक बच्चे को जितना नंबर ऑफ ऑरेंज मिल रहा था उसमें हमने मल्टीप्लाई किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, है ना। अभी मैंने आपको बोला कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 है, ठीक है, एक को कितना मिलता है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने कैसे निकाले, हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई एक बच्चे को जितना ऑरेंज मिल रहा था ना उससे मैंने कर दिया, तब जाके मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिल गए, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ वैसा ही करने वाली हूँ, क्या करूंगी, देखो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई ये n में करूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं बताना, तो 540, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 540। समझ में आया ये सब मैंने कैसे किया, सुनो एक बार आपको फिर से बताती हूँ। 5 लोग हैं, हर एक को 2-2 ऑरेंजेस दिए जा रहे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आप कैसे निकालोगे, 5 इंटू 2 करोगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच वन गेट, यानी कि हर एक को कितना ऑरेंजेस मिल रहे हैं, इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिले। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे भी किया है, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, x, इसमें मल्टीप्लाई किया मैंने इनिशियल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फॉर 1 स्टूडेंट्स, यानी एक स्टूडेंट को जितना ऑरेंज मिलता है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो कितना है 540। ओके, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अभी आगे का आपको बताती हूँ कैसे करना है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस आपको, ठीक है, मेरी तो पूरी कोशिश है, बाकी आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, समझेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आगे क्या बोला जा रहा था, यहाँ से देखिएगा कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, पहले यहाँ पे लिख देते फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि इफ़ 30 स्टूडेंट्स वर मोर, यानी कि पहले जितने बच्चे थे अगर उसी में 30 और बच्चे आ जाते हैं, मतलब क्या, पहले समझो 100 बच्चे थे तो 30 बच्चे और आ गए, ठीक है, 30 बच्चे और आ गए, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 130। 130 आपको कैसे मिला, आपने क्या किया, 100 में 30 को प्लस किया, तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है, पहले इतने बच्चे थे, ठीक है, पहले इतने स्टूडेंट्स थे, 30 और आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, x प्लस 30। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जब ये 30 बच्चे और आ जाते हैं ना तो क्या होता है, ईच वुड गेट 3 ऑरेंजेस लेस, यानी कि पहले बच्चों को कितने ऑरेंजेस मिल रहे थे, एक बच्चे को कितना मिल रहा था, n ऑरेंजेस मिल रहे थे। तो ये होने के बाद 30 और बच्चे जब आ जाएंगे तो इनको कितना ऑरेंज मिलेगा, एक बच्चे को तब n-3 ऑरेंज मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 कम मिल रहा है ना, पहले समझो एक बच्चे को 10 ऑरेंज मिलता था, ठीक है, तो अब कितना मिलेगा, उससे 3 कम, यानी कि 7। समझ में आया आपको, तो पहले इतना मिलता था लेकिन अब ये 30 और आ गए ना तो इनको कम मिलेगा। समझ में आया आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 540, क्योंकि ऑरेंजेस तो उतने ही है, वो नहीं बढ़ने वाले। कहीं पे इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या कि ऑरेंजेस बढ़ रहे जब ये बच्चे आ रहे, तो देख लो नहीं है ना, तो ऑरेंजेस तो आपके उतने ही है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, सुनो ध्यान से, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ईच वन गेट, यानी कि हर एक स्टूडेंट को कितना ऑरेंज अब मिलेगा, n-3, ठीक है, पहले n मिलता था लेकिन अब ऐसा होने के बाद उनको इतना मिलेगा, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा। क्लियर है, चलिए इतनी बात समझ गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू n करोगे तो nx आ जाएगा, ठीक है, xn लिखो या फिर nx लिखो, आपकी मर्जी, चलो xn ही लिखते हैं। फिर उसके बाद x इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3x। 30 इंटू n करेंगे तो 30n, और 30 इंटू 3 करेंगे तो -90 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 540, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। यस, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे xn का वैल्यू हमारे पास है, तो एक काम कर सकते हैं, xn का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रुकिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, रुको मैं आपको बताती हूँ। हम एक काम करेंगे, ये जो 540 आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, इसके प्लेस पे हम लोग xn लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि xn इज इक्वल टू क्या है, 540, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको भी ऐसे ही रहने दो, और इसको भी ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, बस इसको चेंज कर दो। इसके प्लेस पर क्या लिखोगे, xn लिख दोगे, कहाँ से लिखा, 1 से लिखा, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम 1, है ना।
लिख दिया। चलिए अब क्या होगा, xn और xn से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लेती हूँ, आप ही सोचिए अगर मैं इसको इधर लेती हूँ तो इधर आने के बाद ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस दोनों के दोनों कैंसिल ही होंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचता है 0। और एक काम करते हैं, ये जो -3x है ना, इसको हम लोग उस साइड ले लेते हैं, तो चलिए ले लेते हैं। और ये 30n - 90, इसको उधर लिया तो ये माइनस में, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3 को इधर ले लो, और इसमें से देखो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले, 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 10n आएगा, देखो 3 × 1 = 3 और ये 0, फिर यहाँ पे 3 × 3 = 9, 30 आ जाएगा। ठीक है, 10n - 30 विच इज़ इक्वल टू 3x। अभी ये जो 3 दिखाई दे रहा है इसको इधर ले लो, तो 3 को मैं ले लूँ इधर डायरेक्टली, चलिए ले लेते हैं, इधर x बचेगा, 3 को इधर ले लेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर दो, फिर यहाँ पे देखो 10n - 30 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिला है, 10n - 30। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो इसको थोड़ा सीधा सा करके लिखते हैं, देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 10n - 30। ठीक है, तो इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या होगा, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 10n - 30, तो लिख देते हैं 10n - 30, फिर क्या है n है, विच इज़ इक्वल टू 540। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो n × 10n करेंगे तो 10n का स्क्वायर आ जाएगा, 30 × n करेंगे तो -30n आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 540। अब इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो 10n² - 30n, ये इधर आएगा तो -540 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक काम करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हर एक टर्म को, तो इधर 10 से डिवाइड कर दिया, इधर भी इधर भी। इसका रीज़न आप लिख सकते हो कि डिवाइड बाई 10। तो अब क्या होगा, ये 10 से 10 गया, यहाँ पे आता है n का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये गया तो 3n माइनस ये गया तो 54 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 54 के 2 फैक्टर्स जल्दी से बताना, तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 हो सकता है ना, 9 और 6, 9 6 का क्या होता है 54 होता है, और ये माइनस में ये प्लस में। ठीक है, तो हमें -3 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर n² - 9n फिर प्लस 6n - 54 विच इज़ इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, n को ब्रैकेट के अंदर आएगा n - 9, फिर यहाँ से हम लोग 6 को बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर आएगा n - 6, 9 से क्या होता है 54 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो n - 9 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर उसके बाद n + 6 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इसके आगे देखो क्या होगा, n - 9 विच इज़ इक्वल टू 0 और n + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -9 को उधर लेंगे तो +9 और +6 को उधर लेंगे तो -6। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे आपको n के 2 वैल्यूज मिले हैं, एक तो +9 दूसरा -6। तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, राइट, नंबर ऑफ ऑरेंजेस है ना, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, यानी n का वैल्यू आप लोग -6 नहीं लोगे। ओके, तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस कैन नॉट बी निगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव। सो देयरफॉर n इज नॉट इक्वल टू -6, सो देयरफॉर n का वैल्यू हम क्या लेंगे, +9 लेंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू हमको क्या मिला, +9 मिला। अभी देखो ये n की मदद से हमको x का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम 1, इसमें हम क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा, इधर x है तो x रहने दो, और n के प्लेस पर 9 रख देते, विच इज़ इक्वल टू 540। ये कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, तो यहाँ पे आप लिख करके बता सकते हो फ्रॉम 1। ओके, समझे कि नहीं, ये इक्वेशन 1 ही लिया ना हमने, तो आपको वहाँ पे लिखना चाहिए। अब क्या होगा, 9 को उधर ले लो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा।
तो 540, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो तो 9 में से 9, 9 6 जा 54, तो क्या आ गया 60, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 60। ओके, तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, नीचे लिखो, दिखेगा आप लोग को, चलो लिख देते हैं। वैसे मैं बोल रही हूँ नहीं दिखाई देगा तो आप लोग प्लीज़ उसको लिख लेना, मैं लास्ट में लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था, बोला था ना फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही मैं लिख रही हूँ। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60, ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझा रहेगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, आपको पक्का समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझाया तो दोबारा से आप पीछे करके देखो, पक्का समझ आएगा। ये डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये है आपका 14th क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद से सॉल्यूशन पे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मिस्टर दिनेश की बात की जा रही है। क्या बोला जा रहा है, मिस्टर दिनेश ओन्स एन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज तलवेल, यानी विलेज तलवेल में, तलवेल एक गांव का नाम है जहाँ पे मिस्टर दिनेश का क्या है, एग्रीकल्चरल फार्म है, ठीक है, यानी उनका खेत है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखो जी, सबसे पहली बात तो जो आपका खेत है ना वो कौन से शेप का है, ये आप पता लगाइए। कौन से शेप का रहता है खेत, वैसे तो खेत रेक्टेंगुलर शेप का ही रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। कभी आपने सर्कुलर खेत देखा है, नहीं, हमेशा रेक्टेंगुलर ही होता है, ठीक है। तो मिस्टर दिनेश का भी खेत कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप का ही होगा, ठीक है। और अगर आपको ये और अच्छे से कंफर्म करना है तो यहाँ पे देखो लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है, तो लेंथ और ब्रेथ किसका होता है, रेक्टेंगल का ही होता है, यानी ये बात तो कंफर्म हो गई कि जो मिस्टर दिनेश है ना उनका जो खेत है वो कौन से शेप का है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो खेत यहाँ पे बना दिया जाए, चलिए बनाते हैं। तो ये हो गया मिस्टर दिनेश जी का खेत, यस, समझे। ये होता है आपका ब्रेथ, आप जानते ही हो, ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है। और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि इस फार्म का जो भी ब्रेथ रहेगा ना, ठीक है, जो भी ब्रेथ रहेगा उससे 10 मीटर क्या है, ज़्यादा है उसके 2 टाइम्स से। सुनो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आपको नहीं समझेगा, लिख करके जब तक नहीं बताऊंगी तब तक आपको समझेगा ही नहीं। देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो मिस्टर दिनेश है ना उनके खेत का जो ब्रेथ है वो x मीटर है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। वो कितना है, x मीटर है, तो लेंथ कितना होगा, क्या लिखा है, देखो द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर। मोर मतलब क्या होता है, मोर यानी क्या होता है, प्लस करना, ठीक है। तो क्या है ये 10 मीटर मोर, यानी 10 हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, लेकिन किस में प्लस करेंगे, देखो 10 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ है ना, जो ब्रेथ है ना उसका क्या करेंगे ट्वाइस, यानी उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरीके से 2x + 10, ठीक है। तो ये है आपका लेंथ, अगर ब्रेथ ये रहेगा तो लेंथ आपका क्या होगा, ये होगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन में ये बात बोली जा रही है, क्लियर है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, लेंथ क्या है, देखो 10 मीटर मोर, मोर यानी प्लस करना है, देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ जितना भी है उसके 2 गुने से 10 ज़्यादा है, ठीक है, ये लेंथ। अब आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म। अब जो मिस्टर दिनेश जी हैं उनको क्या करना है, बारिश का पानी इकट्ठा करना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने खेत में, ठीक है, कहीं पे भी एक स्क्वायर शेप का क्या खुदवाया, पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड उन्होंने उधर स्क्वायर शेप का खुदवाया। तो यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग पॉन्ड बना देते, ये लीजिए, कौन से शेप का है, याद रखना आपको, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। स्क्वायर शेप में क्या होता है, इसके चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, द साइड ऑफ पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म, यानी कि ये जो आपका फार्म है ना इसका ब्रेथ जितना भी है उसका 1/3 पार्ट क्या है, साइड ऑफ द पॉन्ड, यानी कि ये जो आपका पॉन्ड है ना इसका जो साइड है ये क्या होगा, 1/3 ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ मतलब x, यानी कि x/3 क्या आएगा, x/3, ये क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। ये पॉन्ड का साइड क्या होगा, x/3, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद से यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है कि द एरिया ऑफ द फार्म इज 20 टाइम्स, यानी कि ध्यान से देखो, ये जो आपका फार्म है ना इसका एरिया, एरिया ऑफ द फार्म ये क्या है, इज इक्वल टू
20 टाइम्स, 20 टाइम्स मतलब क्या होता है, 20 से मल्टीप्लाई करना, ओके। 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी कि जो आपका पॉन्ड का एरिया है ना उसके 20 टाइम्स है क्या, एरिया ऑफ द फार्म, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यही तो मेन कंडीशन है, ठीक है। ये इसी की मदद से हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेंथ बताना है, ब्रेथ बताना है उस फार्म का, और पॉन्ड का जो साइड है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग ब्रेथ को क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। आप लेंथ अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये किसके ऊपर डिपेंड है, ब्रेथ के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेंथ के बारे में देखो यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन बेस किसको समझा जा रहा है, ब्रेथ को, है ना, समझ में आया। इसलिए ब्रेथ को हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ द फार्म बी एक्स मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द फार्म क्या होगा, देखो 2x + 10 मीटर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे एरिया दिया गया था ना, एरिया ऑफ द फार्म एंड एरिया ऑफ द पॉन्ड, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फार्म का एरिया निकालना पड़ेगा और पॉन्ड का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा फार्म है उसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ द फार्म, ओके, एरिया ऑफ द फार्म। अब ये कौन से शेप का है आपको पता है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ब्रेथ है, मतलब b, ठीक है, ये आपका b है और ये आपका लेंथ यानी कि l है, राइट। तो देखो यहाँ पे लेंथ कितना है, ये है, चलो लिखते हैं 2x + 10, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ देखो यहाँ पर x है, तो x लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर ही लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x × x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 10 × x करेंगे तो 10x आ जाएगा। ये क्या है, एरिया ऑफ द फार्म, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द फार्म। समझ में आया आपको, ये बात समझ गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया था कि उन्होंने क्या किया, स्क्वायर शेप का पॉन्ड वो खेत के अंदर खुदवाया बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। अब ये जो पॉन्ड है ना इसका साइड कितना है, 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि साइड ऑफ द पॉन्ड कितना है, 1/3 ऑफ ब्रेथ ऑफ द फार्म। तो फार्म का ब्रेथ कितना है, x है, यानी क्या आ जाएगा, x/3। ये क्या हो गया, साइड ऑफ द पॉन्ड, यानी हम इसको s भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा स्क्वायर में जो साइड होता है उसको हम लोग जनरली s से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे s लिख दिया, ओके। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे लिख दीजिएगा नाउ, या फिर इधर कुछ तो लिखना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक आपने किया ना, उसके बाद इधर कुछ लिखने का, एंड लिखने का या फिर नाउ लिखने का, जैसे मैंने लिखा हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग पॉन्ड का भी एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ द पॉन्ड। अब क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है तो जो आपका स्क्वायर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो साइड कितना है, x/3, तो क्या हो जाएगा x/3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द पॉन्ड, ओके। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x का स्क्वायर करोगे तो x² आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। इसको लिख देना इक्वेशन 1, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया था ना इसको हम लोग देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ओके। ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उससे क्या होगा, देखो फ्रॉम द गिवन कंडीशन। तो इसमें क्या बोला गया था कि एरिया ऑफ द फार्म इज, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं देखो एरिया ऑफ द फार्म इज इक्वल टू, इज यानी क्या, इज इक्वल टू, ये क्या है 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। तो 20 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द
पॉन्ड। अब मुझे एक बात बताइए, एरिया ऑफ द फार्म कितना आया है, ये आया है, इसको हम लोग लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 20 है तो इसको रहने देते हैं। एरिया ऑफ द पॉन्ड क्या आया है, x स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। 20 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 कहाँ से लिखा है, इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, अब यहीं से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा और फिर फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसके आगे का। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ, क्योंकि ये फिगर आप नहीं बनाओगे ना फिर भी चलेगा, ठीक है। वैसे चाहो तो आप अपने लिए बना सकते हो, पर मैं इसको मिटा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब हम एक काम करते हैं, 9 को इधर ले लेते हैं, तो 9 इधर डिवाइड में, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस प्रकार से। 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18x स्क्वायर प्लस 9 10 ज़ा 90x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 20x स्क्वायर, ठीक है। 20x स्क्वायर ही होगा ना, यस, यहाँ पे 20 ही दिया गया था, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब हम एक काम करते हैं, देखो ये जो है ना 20x स्क्वायर, इसको इस साइड ले लेते हैं या फिर इसको उधर ले, चलो ये दोनों को हम उधर ले करके जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ, समझ लो कि ये उधर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20x स्क्वायर, या फिर आपको पूरा लिख करके बताती हूँ। देखो ये दोनों उधर जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, इधर क्या है 20x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस 90x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो 20x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 90x विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसको ऐसे पलट दिया, मतलब थोड़ा सीधे से करके लिख दिया, ओके। अब क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ना सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड बाई 2, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं ना। तो जब हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ से ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे बस x स्क्वायर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 45x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ से हम लोग ना किसको कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लिया जा सकता है, तो x को मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 0। अब उसके बाद मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 विच इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू देखो 0 आया, या फिर इधर x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 45, उधर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, x को हमने क्या कंसिडर किया था, ब्रेथ कंसिडर किया था ना, ठीक है। ब्रेथ मतलब क्या, वो जो हमारा खेत है उसका ब्रेथ, उसकी ये वाला जो साइड था, ये वाला हिस्सा, ठीक है, वो हमने क्या कंसिडर किया था, उसको हमने x कंसिडर किया था। तो अब मुझे आप ही बताइए कि ब्रेथ कभी भी 0 हो सकता है क्या, ब्रेथ 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रेथ आपका 0 नहीं होगा, ब्रेथ मतलब एक तरीके से आप लेंथ ही समझिए, इसका लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कभी भी 0 नहीं होता है, यानी x का वैल्यू हम क्या लेंगे, 45 लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस ब्रेथ यानी क्या, एक तरीके से आप लेंथ ही समझिएगा, मैं इधर लिख दूँ ब्रैकेट में, यस, लेंथ कैन नॉट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x का वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 45 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमको मिल गया ना। अब उसके बाद जो भी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी थी वो हम लोग फटाफट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले लेंथ लिखेंगे, ठीक है, नहीं ब्रेथ लिखते हैं, चलिए पहले ब्रेथ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ब्रेथ ऑफ द फार्म, ब्रेथ ऑफ द फार्म क्या हो जाएगा, देखो ब्रेथ को हमने क्या कंसिडर किया था, x मीटर कंसिडर किया था, तो x का वैल्यू हमको क्या मिला है 45, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द फार्म इज 45 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एंड या फिर ऐसे लिखो यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द फार्म इज
तो लेंथ ऑफ द फार्म, देखो यहाँ पे लेंथ को हमने क्या लिखा था 2x + 10, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको लेंथ ऑफ द फार्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो 2 × x के प्लेस पर 45 + 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, 45 2 से क्या होता है 90 + 10, 90 + 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर। ओके, तो लेंथ कितना आ गया बताना जरा, 100 मीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो जो पॉइंट है उसका साइड का लेंथ हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंड साइड ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट का साइड हम बता देते हैं इस, तो जो हमारा पॉइंट था उसका साइड देखो कितना था x/3, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 45, तो 45/3 कैंसिल करो, 3 × 1 = 3, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, मतलब साइड कितना आ गया 15 मीटर। समझ में आया आप लोगों को? तो देख लीजिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जो भी हमको फाइंड करना था। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ब्रेथ ऑफ द फार्म इज दिस एंड लेंथ ऑफ द फार्म इज दिस एंड साइड ऑफ द पॉइंट इज 15 मीटर। ओके, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट होता है। अब उसके बाद बस एक ही क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सब लोग देखिएगा, ये है आपका 15th क्वेश्चन। तो इसमें देखो किसकी किसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक टैंक की बात की जा रही है और 2 टैप्स की। तो टैंक क्या होता है, ऐसे होता है ना टैंक, देखो आपको बना करके बताती हूँ। ये है आपका टैंक, ठीक है, ये क्या है आपका टैंक है। और टैप क्या होता है, तो टैप आपको पता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटी कहते हैं, जिसमें से जब मतलब नल, ठीक है, जब आप उसको खोलोगे तो उसके अंदर से पानी निकलता है ना, तो वो है आपका टैप। तो यहाँ पे मैं एक टैप बना दूं, एक नहीं 2 टैप, एक तो बड़ा टैप है, दूसरा छोटा वाला टैप है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला टैप है, आप ऐसे समझिए, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, इसके अंदर से ऐसे पानी निकलेगा, ठीक है, ये बड़ा वाला टैप है। और छोटा वाला टैप यहाँ पे है, ऐसे इसके अंदर से पानी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों की बात की जा रही है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। अ टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 hours इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, यानी कि अगर हम दोनों टैप्स को क्या करते हैं, एक साथ ओपन करते हैं, तो ये जो टैंक है ना, ये कितने घंटे में भरता है, 2 घंटे में भरता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक। आगे देखिए, इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन एट द गिवन टाइम द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर देन द लार्जर वन टू फिल द टैंक। अब यहाँ पे आगे ये बोला जा रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो टैप्स है ना, इनको बारी बारी से चालू करते हैं। मतलब आप सपोज करो कि मैंने ये छोटे वाले टैंक को, मतलब छोटे वाले टैप को चालू किया और इसको बंद रखा, ठीक है, या फिर मैंने इसको चालू रखा, इसको बंद रखा, तब इनको कितना घंटा लगता है भरने के लिए ये पूरे टैंक को। तो देखो यहीं पे ये बात बोली जा रही है कि अगर हम इफ ओनली वन ऑफ द टैप्स इज ओपन, मतलब किसी एक टैप को ही अगर ऑन किया जाता है, खोला जाता है, देन द स्मॉलर टैप टेक्स 3 hours मोर, मतलब ये जो छोटा वाला टैप है ना, इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे लार्जर वाले टैप से। जैसे सपोज करिए कि ये जो बड़ा वाला टैप है ना, ये इस टैंक को फिल करता है x hours में, ठीक है। तो छोटा वाला टैप, अगर बस छोटे वाले टैप को ये जिम्मेदारी दी जाए कि इसको भरना है, तो ये कितने घंटे में भरेगा, तो इसको जितना भी टाइम लगता है उससे 3 घंटे इसको ज़्यादा लगेंगे। तो इसको टाइम लग रहा है x hours, ठीक है, इसको x hours लग रहे हैं, तो छोटे वाले को कितने घंटे लगेंगे, x + 3 hours, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। तो आपको बताना क्या है कि हाउ मच टाइम डज इस टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, यानी आपको ये बताना है कि अगर बस हम ये वाला नल चालू करें तो फिर ये कितने घंटे में भरेगा, या फिर बस हम इसको चालू करें तो फिर ये कितने घंटे में भरेगा, वो आप लोग को बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार आपको x का वैल्यू मिल गया तो आप बता सकते हो कि ये नल कितने घंटे में भरेगा इसको, और ये छोटा वाला कितने घंटे में इसको भरेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। अभी सॉल्यूशन पे चला जाए, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम, जो ये लार्जर टैप है ना, इसको जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं, लेट द लार्जर टैप टेक्स x hours, ठीक है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि लार्जर टैप जो है ना, उसको x घंटे लगते हैं वो टैंक को फिल करने के लिए। सो देयरफॉर स्मॉलर टैप को कितने टाइम लगेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर स्मॉलर टैप टेक्स, इससे 3 घंटा ज़्यादा लगते हैं ना, स्मॉलर टैप टेक्स x + 3 hours, ठीक है। तो इसको x + 3 hours लगेंगे, क्योंकि इसको जितना भी टाइम लग रहा है उससे 3 घंटे ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, x में 3 को प्लस कर देंगे, फिर जाके हमें ये पता चल जाएगा कि स्मॉलर टैप को
ये टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि अगर हम दोनों को एक साथ ओपन करें, ठीक है, इन दोनों को एक साथ खोला हमने, तो फिर ये 2 घंटे में ये पूरा जो टैंक है वो भरा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बोथ फिल द टैंक in 2 hours if they are open together। ठीक है, they are open together, यानी कि अगर उनको साथ में चालू किया ना तो ये जो टैंक है ना वो कितने घंटे में भर जाएगा, 2 घंटे में ही भर जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमाउंट ऑफ वाटर filled amount of water filled by larger tap in 1 hour। देखो जी, अभी मैं आपको बताती हूँ, 1 घंटे में अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज क्या होगा पता है आपको, 1/x होगा। अब ये 1/x आया कहाँ से, मैं आपको समझाती हूँ, सुनो, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप समझिए कि आपके पास ये रहा आपका टैंक, ठीक है, तो ये जो टैंक है ना ये 3 घंटे में क्या होता है, ये पूरा भर जाता है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि ये 1 घंटे में ये जो टैंक है वो कितना भरेगा, कितना पार्ट इसका भरेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दोगे, है ना, इक्वल पार्ट्स में। आप बोलोगे कि 1 घंटे में ये जो टैंक है इसका ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, आपने फ्रैक्शन सीखा है ना, ये पूरा क्या होता है, 1 होता है, ये पूरा क्या होता है, 1 होता है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/3, राइट, है ना। तो हमने किया क्या, एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या, इस पूरे को हम 1 बोल रहे थे तो उसको ऊपर लिखा, और ये जो 3 यहाँ पे था ना, मतलब इसको भरने के लिए 3 घंटे लग रहे थे, ठीक है, तो उसको हमने नीचे लिख दिया। वैसे ही अगर आप इसके 5 पार्ट भी करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो टैंक है ये 5 घंटे में पूरा भरता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप क्या करोगे, इसके 5 टुकड़े कर दोगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 1 घंटे में ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका भरेगा। तो इस पार्ट को आप लोग क्या बुलाओगे, बोलो क्या बोलोगे, ये पूरा 1 है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, 1/5, ठीक है, 1/5 कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि ये जो टैप है ना इसको x आवर्स लगते हैं ये टैंक को फिल करने के लिए, ठीक है, x आवर्स लगते हैं ये टैंक को फिल करने के लिए। तो फिर ये जो आपका टैंक है ये कितने घंटे में भरा जा रहा है, 2 घंटे में भरा जा रहा है। सुनो, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, थोड़ा सा बस आप लोग ध्यान दे लीजिए, ये कंसेप्ट आप समझ लो, बाकी इसके आगे का तो कुछ भी नहीं है, बस यही समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका टैंक, ठीक है, तो ये टैंक को पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर हम बड़े वाले नल का यूज़ करें तो फिर ये जो आपका टैंक है ना वो कितने घंटे में भरेगा, तो x घंटे में भरेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो टैंक है ना ये 1 घंटे में कितना भरेगा, इसको टोटल कितना टाइम लगता है भरने के लिए, x आवर्स लगते हैं, तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा। तो आप बोलोगे 1/x पार्ट जो है ये टैंक का वो 1 घंटे में भरा जाएगा, है ना। यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे थे, जैसे कि ये 3 घंटे में पूरा भर रहा था तो 1 घंटे में बताओ कितना भरेगा। हमने क्या किया, 1 को ऊपर लिखा और नीचे किसको लिखा, 3 को लिखा। 3 क्या है, टोटल लगने वाला टाइम, है ना, टोटल टाइम है, मतलब ये पूरा टाइम है जितने में ये क्या हो रहा है, ये जो आपका टैंक है वो भर रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसको पूरा कितना टाइम लगता है, x आवर्स लगते हैं, तो 1 घंटे में ये कितना भर पाएगा, तो 1/x पार्ट इसका क्या होगा, भरेगा, ठीक है। तो वही तो मैंने लिखा है, देखो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर इज 1/x। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई, यस। चलिए अभी आगे चलते हैं, एक और चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड बाय, ये सब कुछ मैं रफ कर दूं, ये तो आपको समझने के लिए था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझा रहेगा। filled by smaller tap in 1 hour क्या होगा, इज, मतलब ये जो आपका
अभी मैंने यहाँ पे लार्जर टैप का आपको जैसे बताया वैसे स्मॉलर टैप का भी करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ जैसे स्मॉलर टैप का जब हम यूज़ करते हैं ना तो ये जो पूरा टैंक है ना ये कितने घंटे में भरा जाता है, तो x+3 आवर्स में ये भरा जाता है। तो 1 घंटे में कितना पार्ट इसका भराएगा, बोलो 1/x+3। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1/x+3 पार्ट इसका 1 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरा जाएगा उस टैंक का, अगर आपने लार्जर टैप का यूज़ किया तो 1/x पार्ट भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि अगर हमने स्मॉलर टैप का यूज़ किया तो फिर वो जो हमारा टैंक है उसका कितना पार्ट भरा जाएगा 1 घंटे में, तो 1/x+3 पार्ट भरा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये जो टैंक है ना ये पूरा भरा जाता है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, आप बोलेंगे आधा। वही तो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये जो पूरा है ये 2 घंटे में भरा जाता है, तो 1 घंटे में बताओ कितना भरेगा, तो आधा, यानी कि 1/2 पार्ट इसका क्या होगा 1 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैंने इन दोनों नल को एक साथ चालू किया, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों नल को एक साथ चालू किया तो जब भी 1 घंटा होगा ना तो ये जो टैंक है इसका आधा पार्ट क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो, ये 1 घंटे में अगर लार्जर टैप को मैं ऑन करूँ तो कितना पार्ट भरता है, इतना, और स्मॉलर टैप कितना भरता है, इतना। ठीक है, तो इन दोनों का सम करके, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 1/2, क्योंकि दोनों को एक साथ चालू कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ चालू कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा इसका 1/2 पार्ट भरेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 घंटे इन्होंने बताया था ना, ये दोनों नल का जोड़ करके बताया था कि दोनों नल को जब चालू करते हैं ना तब जाके ये 2 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में 1/2 पार्ट इसका भरा जाएगा जब दोनों नल को हम लोग चालू करेंगे तब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड इन 1 आवर इज क्या होगा, हाफ, है ना। तो क्या करेंगे हम, हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, तो देखो ये 1 घंटे में हाफ पार्ट भरा जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन कब, जब हम दोनों नल को चालू करते हैं तब। ठीक है, तो ये जो हमारा लार्जर टैप है ये 1 घंटे में इतना पार्ट भरता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/x। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों नल को एक साथ चालू कर रहे हैं ना इसके लिए, फिर इसमें इसको प्लस करेंगे, ये 1/x+3 को। समझ में आया क्यों प्लस किया, क्योंकि देखो 1 घंटे में लार्जर टैप इतना पार्ट भरता है और ये 1 घंटे में इतना भरता है, दोनों को एक साथ चालू करते हैं तो 1 घंटे में जो आपका टैंक है वो इतना भरा जाता है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो समझना था बस यहीं तक समझना था। अब इसके आगे का तो आप जानते ही हो कैसे करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, x+3 × 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+3, फिर x × 1 करेंगे तो x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x × x करेंगे तो एक काम करते हैं x और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में x+3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब देखो x+x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2x+3, मल्टीप्लाई करो, x × x करेंगे तो x², x × 3 करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले लेंगे और इसको उधर। ठीक है, तो अब क्या होगा, रुको मैं आपको बताती हूँ, पहले ये पूरा मिटा देती हूँ। वैसे नल वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए था। ठीक है, एग्जाम में अगर आप चाहो तो बना सकते हो, है ना, टीचर को अच्छा लगेगा अगर आप लोग बनाएंगे तो, और नहीं भी बनाया तो भी ठीक है। देखो ये जो है ना x² + 3x, इसको इधर लेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आएगा ना, क्योंकि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आता है। तो चलो लिखते हैं, और 2 को इधर ले लेंगे तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कैसे, देखो 2 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में देखो 2x + 3 आएगा, यस, फिर यहाँ पे इसको इधर ले लेते हैं, इसको x² + 3x आएगा। ठीक है, यस, अब क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करते, 2 × 2x करेंगे तो 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6, विच इज इक्वल टू x² + 3x। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, ये दोनों को उधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से ये दोनों चले जाएंगे, इधर 0 बचेगा, इधर x² + 3x, ये उधर गया तो -4x, 6 उधर गया तो -6। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर x² 3x - 4x तो -x आएगा, -6 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 6 के 2 फैक्टर्स आप लोग जल्दी से बताइएगा, 3 और 2।
ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, तभी तो यहाँ पे माइनस आ पाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस नहीं, ये प्लस 2x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेते, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 आएगा, यहाँ से हम लोग 2 को बाहर ले लेते, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस x माइनस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, x माइनस 3 तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा -2, ठीक है। अभी x को हमने क्या अज्यूम किया था, तो ये हमने x को क्या अज्यूम किया था कि उसको कितने घंटे लगते हैं वो टैंक को भरने के लिए, ठीक है, उसको हमने आवर्स कंसिडर किया था। तो जो आपका घंटा होता है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये जो आपका घंटा है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 3 मिला, राइट। अब x का वैल्यू मिला ना, मतलब आप समझिए हमको सब कुछ मिल गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, ये जो आपका लार्जर टैप है ना वो उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो 3 घंटे में भरेगा। तो छोटे वाले नल को कितना टाइम लगेगा, तो इससे 3 ज़्यादा, तो इसको अगर 3 घंटे लग रहे बड़े वाले को, तो छोटे वाले को कितना लगेगा, 3 + 3 कितना होता है 6, यानी छोटा वाला नल अगर चालू रहेगा ना तो वो टैंक 6 घंटे में भरा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, पहले तो आप फाइंड ही कर लो, x का वैल्यू 3 मिल चुका है और यहाँ पे x + 3 भी निकाल लें, या फिर ऐसे लिखते हैं पूरा, लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स एंड स्मॉलर टैप टेक्स x + 3 यानी कि 6 आवर्स, ठीक है। डायरेक्टली यहीं पे लिख देते हैं। देखो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कि लार्जर, तो ये लीजिए फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझा रहेगा, तो अच्छे से बस आप लोग इसको समझिए। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो भी मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। तो बस आप लोग की बारी है पढ़ने की, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।